नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात संभल की। संभल में एक के बाद एक सनातन के दबे राज बाहर निकल रहे हैं। जमीन के नीचे से अकाट्य सबूत मिल रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भी मंदिर के प्रमाण मिले हैं। फिलहाल जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले संभल पुलिस ने पुलिस स्टेशन को लेकर झूठा दावा करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया है। संभल पुलिस ने वक्फ के जाली दस्तावेजों के मामले में एफआईआर दर्ज की है। संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी की जमीन पर वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। इसी मामले की जांच संभल प्रशासन ने 3 सदस्यीय टीम से करवाई थी, जिसके बाद फर्जी करार दिया गया था। अब संभल पुलिस ने प्रशासन की शिकायत के बाद अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। इस दावे की जांच 3 सदस्यीय कमेटी से कराई गई और ये दावा पूरी तरीके से फर्जी निकला और अब इसी दावा करने वाले पर पुलिस एक्शन की तैयारी कर रही है। दरअसल पुलिस चौकी जहां पर है, उस जगह को वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया गया था। वक्फ की प्रॉपर्टी का दावा किया गया था, लेकिन जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो पटाक्षेप हो गया और यह सच सामने आया कि वक्फ का कोई भी दावा उस जगह पर सही साबित नहीं हो रहा है जिस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है। वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का दावा किया गया था, जो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ है। इस बीच पुलिस चौकी निर्माण पर संभल के डीएम का बयान भी सामने आया है। डीएम ने कहा है कि जिस प्रॉपर्टी पर पुलिस स्टेशन बनाया जा रहा है वो वक्फ की नहीं है। इससे जुड़े जो दस्तावेज दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। जो विवादित धर्म स्थान है उसके सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। उस पुलिस चौकी के विषय में एक हमें उर्दू के अंदर डॉक्यूमेंट मिला था। इस डॉक्यूमेंट का अनुवाद भी उन्होंने दिया था। ये हमारे पास एक अनुवाद है पूरा, जो इसके अंदर कुल 20 बिंदु दिए हुए हैं और उन 20 बिंदुओं में लिखा हुआ है कि ये चारों ओर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की चौहद्दी या बाउंड्री है और इनके बीच की संपत्ति वक्फ है। 23 अगस्त 1929 को मोहम्मद अब्दुल समद, जो निवासी मोहल्ला कोट संभल है, उस समय जनपद मुरादाबाद था, उनकी ओर से एक अनरजिस्टर्ड वक्फनामा सामने आया है। उसमें क्रम संख्या 1 से 20 तक जो संपत्तियां हैं उनका भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय परीक्षण त्रिसदस्यीय समिति ने किया है, जिसमें हमारे यहाँ के एसडीएम, सीओ और यहाँ के ईओ तीनों लोग थे। इसमें जो सबसे प्रमुख बात है वो है कि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई भी आवेदन हमको यह नहीं दिया है कि यह हमारी संपत्ति है, अर्थात कोई प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे सामने अभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, जिस स्थान की बात की जा रही है उस स्थान के अंदर जो संपत्ति कहते हैं दर्ज है वो 18, 19 और 20 संख्या पर है और वर्तमान में उस जगह की किसी भी प्रकार की कोई भी व्यक्ति वहां निवास करता है, उस नाम से कोई निवासित रहा है या वो घाटा संख्या जिसका उल्लेख किया गया है उसका किसी भी प्रकार से कोई भी साक्ष्य नहीं है। दरअसल काफी रणनीति के तहत संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जिस इलाके में पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो काफी घना इलाका है। यहाँ संकरी गलियां हैं और सुरक्षा की नजर से ये अति संवेदनशील इलाका भी है। इस क्षेत्र का इतिहास दंगों से भरा पड़ा है। सर्च अभियान में जितने भी प्राचीन मंदिर, प्राचीन तीर्थ और कुएं मिलने के दावे किए जा रहे हैं वह भी इसी इलाके में मिल रहे हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर ही जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। अभी तक के जो कागजात हैं उनका परिशीलन करने पे तो ये पाया जाता है कि जिस कोतवाली में आप बैठे हैं ये भी जो 1905 या 1906 में बनी है, ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है और इस तरीके के जो कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी के कागजात हैं उन सबको वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उनका जिसमें सेक्शन 56 है वक्फ एक्ट 1995 का, उसका जो वायलेशन हुआ है उन सबका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जहां जहां पे इसके वायलेशन को पाया जाएगा और फर्जीवाड़े करके डॉक्यूमेंट करके एग्रीमेंट करके तो एक्सचेकर को भी जो लॉस हो रहा है ये बेनामे कराए जा रहे हैं, जिसका कोई लीगल सैंक्टिटी बेनामे के तौर पे जो सेल डीड के तौर पे होना चाहिए वो नहीं है, उन सब में भी कार्रवाई की जाएगी।
और इस पर्टिकुलर केस में जो रिपोर्ट एसडीएम, सीओ और ईओ ने दी है उसके आधार पे एक अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया, लेकिन जब जांच हुई तो ये तमाम दावे पूरी तरीके से फर्जी साबित हुए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। विशाल, वक्फ के नाम पर कैसे फर्जी दावे किए जाते हैं, इसका पटाक्षेप संभल में हो चुका है। अब क्या तैयारी पुलिस प्रशासन की है? कैसे उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो फर्जी दावे कर पुलिस चौकी के निर्माण को रुकवाना चाहते थे? प्राची, वाकई में अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाला मामला है और इसीलिए संभल पुलिस ने बाकायदा एफआईआर दर्ज की है। हालांकि अभी इसमें अज्ञात में नाम दिया गया है कि किन लोगों ने इन प्रॉपर्टीज के जो दस्तावेज है वो किस तरीके से कूट रचित तरीके से बनाए हैं। तभी इसमें जो सेक्शंस हैं वो 467, 471, 472 भी लगाए गए हैं। उसके पीछे ये होता है कि आप किसी भी साजिश को डेलिबरेटली अंजाम दे रहे हैं, जानबूझ करके गलत दस्तावेज बना रहे हैं। और इसीलिए संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने जो पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा था, जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पहुंचा तो वहां डेलीगेशन की तरफ से यह बात कही गई, बड़े सांसदों द्वारा इस तरीके की बात कही, लोकल सांसद द्वारा इस तरीके की बात कही, यानी कि जो सरकारी निर्माण पुलिस चौकी का हो रहा है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं डिरेल करने की एक भरसक कोशिश थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी जांच करके इस पूरे मामले में आख्या शासन को प्रेषित कर दी है और इसी के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है कि मौके पर जो वक्फ का दावा किया जा रहा था प्रॉपर्टी होने का, वो पूरी तरीके से गलत है, फर्जी है। अब किन लोगों ने इन पेपर्स को बनाया है, किसकी मदद से बनाया है, किसके कहने पर बनाया है, ठीक है विशाल, संभल सेंसिटिव है और सेंसिटिव इलाकों में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी बढ़नी चाहिए और इसीलिए उन्हीं सेंसिटिव इलाकों को पूरी तरीके से चिन्हित कर वहां पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ विशाल, क्योंकि एक और बड़ी खबर संभल से ही निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। एफआईआर रद्द नहीं होगी, जांच जारी रहेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। फिलहाल जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी ना हो, यह भी हाईकोर्ट ने मेंशन किया है। बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। आपको जानकारी दे दें कि जियाउर रहमान बर्क का नाम उस एफआईआर में दर्ज किया गया है जो एफआईआर संभल में भड़के दंगों से जोड़कर दर्ज की गई थी और कई आरोप जियाउर रहमान बर्क पर लगाए गए थे। इसी मामले को लेकर जियाउर रहमान हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें झटका लगा है। विशाल, ये कितना बड़ा झटका जियाउर रहमान बर्क के लिए और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के लिए हो सकता है? वो पार्टी जो कह रही है कि सत्ता पक्ष ने इन दंगों को प्रायोजित कराया, लेकिन नाम खुद के सांसद का इसमें है। प्राची, बहुत बड़ा झटका है सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे थे कि संभल में जब हिंसा हुई थी तो उनकी जो लोकेशन थी वो संभल में नहीं थी, वो संभल से बाहर थे। इसी बात को आधार बना करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में रुख किया था सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से, और अब से कुछ देर पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है कि एफआईआर जो उनके खिलाफ हुई है, सांसद के खिलाफ हुई है, उसको रद्द कर दिया जाए। बल्कि ये इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं कि जांच में पूरी तरीके से सहयोग करना होगा सांसद को। जब जब पुलिस बुलाएगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाएगी, किसी पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो उनको न सिर्फ पुलिस के सामने हाजिर होना होगा बल्कि पूरी तरीके से कोऑपरेट भी करना होगा। और अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो पुलिस इस बात को लेकर के स्वतंत्र होगी कि वो अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो कम से कम कोर्ट का दरवाजा वो नहीं खटखटा सकते हैं। तो ये एक बड़ा झटका है न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि सांसद। ठीक है, अभी गिरफ्तारी पर तो रोक है, लेकिन जांच तो जारी रहेगी और जियाउर रहमान बर्क को पूरा कोऑपरेशन पुलिस को देना होगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विशाल। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ख्वाजा के दर प्रधानमंत्री की चादर की। जी हां, अजमेर दरगाह विवाद के बीच पीएम मोदी ने ख्वाजा के दरबार में चादर भेजी है। 813वें उर्स के मौके पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू कल अजमेर शरीफ के दरगाह पर चादर चढ़ाएंगे। उससे पहले निजामुद्दीन दरगाह पर लाया गया है। किरण रिजिजू चादर लेकर निजामुद्दीन दरगाह पहुंचे थे। अल्पसंख्यक मोर्चा के वर्कर भी साथ में मौजूद थे। पीएम मोदी ने भेजी चादर को मेहरौली की दरगाह होते अजमेर तक ले जाया जाएगा। कल पूरा दल बल अजमेर शरीफ के दरगाह पर हाजिरी लगाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजी गई चादर को निजामुद्दीन दरगाह होते हुए ले जाना मोहब्बत का पैगाम है। पीएम के शांति के अमन, शांति और मोहब्बत के संदेश को लेकर निकले हैं। कल सुबह 11 बजे अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री की चादर चढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री जी का चादर जो अजमेर शरीफ
दरगाह में जाना है, उसको ले करके हम जा रहे हैं। तो निज़ामुद्दीन दरगाह में होते हुए जाना बहुत अच्छा होगा, ऐसा समझ करके हम यहाँ आए हैं। और दरगाह में सब लोग से मिले, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। हम दुआ मांगे सब ने भविष्य के लिए। और प्रधानमंत्री जी का संदेश है जो मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारा का, इस संदेश को लेकर के हम जा रहे हैं। और हमारे देश में अमन चैन हो, भविष्य अच्छा हो, शांति हो, मिल के रहे, हम ये संदेश को लेकर के जा रहे हैं। और बहुत पुराना हमारा परंपरा है हमारे देश का, इसलिए आज हम लोग यहाँ निज़ामुद्दीन के बाद प्रधानमंत्री जी का चादर को लेकर के कल अजमेर शरीफ दरगाह में कल सुबह 11 बजे हम चढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने ख्वाजा के दरबार में चादर भेजी है तो वो खुद आज दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के अशोक विहार में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी दिल्ली वालों को करीब 4500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी आज दिल्ली के अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को फ्लैट की चाबी देंगे। यहां पर केंद्र सरकार ने झुग्गियों की जगह स्वाभिमान अपार्टमेंट बनाए हैं, जिसमें 1675 फ्लैट बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने यहीं से साउथ दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में 2500 टाइप सेकंड सरकारी क्वार्टर की शुरुआत भी करेंगे। साथ ही आज से द्वारका में सीबीएसई के इंटीग्रेटेड ऑफिस की भी शुरुआत होने जा रही है। लेकिन सियासत आज होने वाले कॉलेज के शिलान्यास को लेकर हो रही है। पीएम मोदी आज वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज और दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कैंपस की आधारशिला रखेंगे। इन पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी दिल्ली में 4500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। मैं इस वक्त अशोक विहार में हूं और ये मंच सजा हुआ है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडरशिप, दिल्ली के तमाम सांसद यहां पे पहुंचने वाले हैं। और आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली के लिहाज से तकरीबन 1700 ऐसे फ्लैट्स दिए जा रहे हैं झुग्गी वालों को। सरकार की एक योजना थी कि जहां पे झुग्गी है वहीं पे मकान दिया जाएगा और उसके तहत अशोक विहार के जेलर बाग इलाके में तकरीबन 1700 फ्लैट्स बने हैं। और आज इन फ्लैट्स की चाबी वहां पे रहने वाले लोगों को, जो झुग्गियों में रहते थे वर्षों से, उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो नारोजी नगर में है उसका भी लोकार्पण किया जाएगा, सीबीआई के मुख्यालय का लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके पूर्वी और पश्चिमी कैंपस का शिलान्यास किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम एक तरह से इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियान का आगाज आप इसको मान सकते हैं। सामने जो आप लोग नजर आ रहे हैं इसमें वो तमाम बेनिफिशियरी बैठे हुए हैं जिनको घर मिलने वाला है। और ये राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सपना होता है लोगों का जो वर्षों से यहाँ पे रहते आए हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सरकार ने उनको वादा किया था कि जहां पे झुग्गी है वहीं पे मकान दिया जाएगा और इसके तहत जो फ्लैट्स बने हैं उसकी लागत तकरीबन 25 लाख रुपए है, लेकिन इन लोगों को महज 1,70,000 रुपए में वो फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। तो वो खुशी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका। और इसके साथ साथ चुनाव के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आज टकटकी लगा के इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अशोक विहार के इस मंच से क्या बोलने वाले हैं, जिससे राजधानी दिल्ली में फरवरी के माह में होने वाले विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय होगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां राजधानी पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन को लेकर टेंशन बढ़ गई है। प्रशांत किशोर के बाद अब सांसद पप्पू यादव मैदान में उतर आए हैं। पप्पू यादव के समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। पप्पू यादव पैदल मार्च कर रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थक सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना सचिवालय हॉल्ट पर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारियों ने लोकल ट्रेन रोककर अपना विरोध जताया। पप्पू यादव ने कल ही बिहार में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। उसके बाद पटना में रेलवे ट्रैक पर बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। पप्पू यादव के समर्थकों को पुलिस हटा रही है, लेकिन पुलिस के हटाने के बाद भी पप्पू यादव के समर्थक बार बार रेलवे ट्रैक पर आ जा रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी ट्रेन के इंजन पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं।
पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोक दी है, रेलवे ट्रैक के ठीक बीच में बैठ गए हैं और इनको पुलिस यहां से अब हटा रही है। हमारे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, हम यहाँ पे मरने को तैयार है, लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप हमें जेल ले चलिए, आप हमें फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ मरने को आए हैं, हमारे छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी है, रेलवे ट्रैक पर उनके समर्थक बैठ गए हैं और पुलिस उनको यहां से हटा रही है। जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको जबरन यहां से हटाया जा रहा है। काफी देर से पुलिस ये अपील कर रही थी, माइकिंग कर रही थी कि रेलवे ट्रैक को खाली कर दे, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है और यहाँ पर पुलिस देखिए लगातार अपील कर रही है कि ये ट्रैक खाली कर दे। यहाँ देखिए, ये जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। काफी देर से ये धक्का मुक्की चल रही है, रेलवे ट्रैक से ये कार्यकर्ता हट नहीं रहे हैं और इसलिए पुलिस इन्हें अब जबरन यहां से उठा रही है। एक पैसेंजर ट्रेन को रोक रखा है कार्यकर्ताओं ने। पप्पू यादव की पार्टी उसके पहले भी कई मौके पर रेलवे को रोकती रही है, रेल चक्का जाम करती रही है। पप्पू यादव को भी इस प्रदर्शन में शामिल होना था, लेकिन पप्पू यादव नहीं आए। देखिए, रेलवे की तरफ से ये ट्रेन जो खड़ी है, अब किसी तरह उसको ट्रैक को खाली किया गया है। यहाँ फिर देखिए बैठ गए। ये ट्रेन आगे ही बढ़ी थी कि तभी कोई वहां आकर लेट गया। ये ट्रेन अभी खुल चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता आकर लेट गए हैं और ऐसे में फिर ट्रेन को रोकना पड़ गया। ट्रेन को फिर रोकना पड़ गया और फिर यहाँ जो कार्यकर्ता लेटे थे उनको जबरन यहाँ से हटाया जा रहा है। पुलिस जो है अब इन्हें हटा रही। यहाँ देखिए, रेलवे ट्रैक पर बैठ गए हैं, फिर ये कार्यकर्ता फिर से बैठ गए रेलवे ट्रैक पर। ट्रेन आगे बढ़ गई थी, लेकिन एक बार फिर पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता वो आगे बढ़ गए, रेलवे ट्रैक पर आ गए और ऐसे में फिर ट्रेन को रोकना पड़ गया। एक बार फिर ये ट्रेन खुली है और आगे आगे पुलिस चल रही है। ट्रेन के डब्बे के आगे आगे पुलिस खुद चल रही है ताकि फिर कोई कार्यकर्ता ट्रैक पर अचानक ना आ जाए, और अपील भी की जा रही है कि ट्रैक से हटकर चलें। बहुत मुश्किल से पुलिस ने छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाया है। तो देखिए, एक तरफ पप्पू यादव की पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता रेलवे को रोक रहे हैं, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव पैदल मार्च भी कर रहे हैं। पटना समेत बिहार के कई जिलों में माहौल गर्मा गया है। बीपीएससी छात्रों के मैटर में अब सियासी तलवारें खिंच गई हैं। पप्पू यादव भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरजेडी भी अटैकिंग मोड में है। पप्पू यादव खुद खड़े हैं। पप्पू जी, क्या लग रहा है? अनशन पे बैठे हैं प्रशांत किशोर, आप ट्रेन रोक रहे हैं, सॉल्यूशन क्या निकलेगा? समाधान कैसा निकलेगा? आप लोग किसका नटवरलाल का नाम लेते रहते हैं भैया? 6 बजे खाना खा के भूख हड़ताल होता है। ये तो जाट आंदोलन, मीना आंदोलन, आरक्षण, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, जौहर साहब, अब 3-3 महीना रेल रुकी है। ये आपके भी बच्चों का, इनके भी बच्चों का, इनके भी बच्चों का फ्यूचर है। हम तो पेपर लीकआउट ना हो इतने मुद्दा है मेरा, हमारा कोई मुद्दा नहीं है। और प्रशांत किशोर के साथ आप क्यों नहीं आ पा रहे? ट्रेन आएगा हम छोड़ देंगे। के साथ नहीं जा पा रहे? किसका नाम लेते हैं सर? 14 दिनों के बाद जो आंदोलन से डरता है, जो आदमी हमेशा पूरा देश जिसको भगा दिया, लात मारा, बीजेपी, कांग्रेस, ममता, नीतीश कुमार, सबको भगाया। तो कहते हैं कि पप्पू यादव मेरे पास आए थे और उसका बाप का औकात है, उससे पूछिए कि सबसे पहले वो बच्चे का सौगंध खाए। मेरे हम तो 7 बार एमपी हुए, वो पैदा हुआ 2 साल 1 साल पहले। कब वो पैदा हुआ राजनीति में? कब? समर्थन मांगने आए थे, मदद मांगने आए थे। कब? उससे पूछिए, उसको बच्चे की सौगंध माथे पर हाथ रखे। 6 साल पहले मेरे घर पर दिल्ली आए थे, साथ मिलकर काम करिए। उसके बाद छात्र आंदोलन में वो आए, उसको कहिए मंदिर में चलने के लिए औकात है। तो राजनीति कोई कर रहा है ना, चुनाव लड़ने के लिए वो है ना। राजनीति तो हो रही है। पप्पू यादव बीपीएससी में आप लड़ने गए थे, यूपीएससी में बम आप खाए थे मुखर्जी नगर में, सदन में आपने फाड़ा था हिंदी सीट पर, शिक्षा की लड़ाई आप लोग लड़े थे सदन में। पप्पू यादव बीपीएससी पर लड़ाई लड़ा, कलेक्टर ने मारा, सदन सवाल उठाया। 24 घंटा कंकर बाग में, गर्दानी बाग में विपक्ष के नेता और लोगों को बैठने की औकात। परीक्षा है, अब क्या होगा? सरकार तो कह चुकी है कि हम परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे।